प्रीतम, कैमरा ऑन करो। ठीक है। स्टाफिंग शुरू कर दिया था हम लोगों ने। अभी मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, बताना कि कहाँ तक हो गया था। मेरे ख्याल से मैन पावर प्लानिंग और रिक्रूटमेंट हो चुका था। ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस कर रहे थे। ये हो चुका था और हम लोगों ने शायद ये सब भी डिस्कस कर लिया था कि वॉक इंस हैं, यस एजुकेशनल मैम। स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ये सब हो गया था। एडवांटेज भी हो गया था, डिसएडवांटेज शायद हो गया था ये भी, है ना, कि जो हम न्यू ब्लड को आने से रोकते हैं, न्यू आइडियाज नहीं हैम्पर होता है अगर हम नहीं करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट। तो नो मैम, इसमें तो या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज करने से क्या लिमिटेशन है, ये होगा ना? ये एक्सटर्नल, हाँ, तो एक्सटर्नल सोर्सेज का डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए डिमोटिवेटिंग होता है। तो उनको लगता है यस कभी मैम, हो कभी कि चुका उनके था। ऊपर प्रायोरिटी एक्सटर्नल को दिया जाता है। ठीक है, यस तो मैम। ये सब हो चुका था हमारा। अब हम लोग सिलेक्शन पे आते हैं। सिलेक्शन को बोला जाता है कि जो पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस, उसका सबसे जो क्रिटिकल स्टेज है, सबसे जो क्रूशियल स्टेज है, वो सिलेक्शन है। क्योंकि हमने मैन पावर प्लानिंग की, हमने इतने सारे एप्लीकेंट्स को रिक्रूटमेंट के थ्रू अट्रैक्ट किया कि हमारे यहाँ पे अप्लाई करिए। मेजर पर्पस क्या था उसका, ताकि हमको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के एम्प्लॉयज को हम लाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम ला पाए। तो सिलेक्शन बहुत टीडियस है और हर एक स्टेप पे आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है, कम को हम सेलेक्ट करते हैं और मैक्सिमम को हम रिजेक्ट बोलते हैं। इसीलिए रिजेक्शन के कारण ही इस प्रोसेस को निगेटिव प्रोसेस बोला जाता है और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। राइट? ये लोग जो लोग हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, सेलेक्टेड एंड रिजेक्टेड। दो कैटेगरीज में एप्लीकेंट्स को डिवाइड करते जाता है और मैनेजमेंट को ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि कहीं आपसे गलती से वैसे लोग रिजेक्ट ना हो जाए जिनकी आपको शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। वो शायद अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया और वो किसी दूसरी कंपनी में गए, तो वहां से बहुत, वहां के लिए बहुत ज्यादा वो क्या हो सकते थे कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूप में, वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय के रूप में उभर सकते थे। तो आपको यहाँ पर अपना जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है एम्प्लॉयज को, अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से परख लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, उनका सारा आयाम जानने की कोशिश करिए एंड देन गो फॉर रिजेक्शन, ताकि आप अपने मैचिंग के जिस तरीके का आपको टैलेंट का रिक्वायर्ड है, उस तरीके के टैलेंट को आप सेलेक्ट कर सके। काफी लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होगा कि वन डे में ये खत्म हो जाएगा। इसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। आई डोंट नो मैंने इसका डायग्राम आप लोगों को बना के दिया है कि नहीं दिया, बट मैंने अगर, हाँ है, पर अगर ये नहीं होता तो मैं आपको बोलती कि आप अपने तरीके से, एक्चुअली ना इस स्टेप्स को याद रखने के लिए भी हेल्पफुल होता है। आपको इतने सारे थियरीज, इतने सारे लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो छोटा सा डायग्राम याद रहेगा तो यू कैन राइट ऑल दीज आंसर्स ऑफ योर ओन। ठीक है ना, अपने वर्ड्स में आप भी ना याद किए हुए बस एक दो रीडिंग लगा के जाइए। जैसे हम स्टोरी को पढ़ते हैं ना, और स्टोरी हमारे दिमाग में रहता है, उसी तरह ये स्टोरी की तरह पढ़ के जाइए और उसको अपने ही वर्ड्स में उसको लिख डालिए। ठीक है ना। एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है? सिंपल है। एप्लीकेशन ब्लैंक किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं तो आप अपना सीवी देते हैं, ठीक है ना। हम अपना सीवी वहां पर डिपॉजिट करते हैं। सीवी में क्या होता है, वी आर वेरी स्मार्ट, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डालते हैं जो हमको डालना होता है। जो हमको हाइड करना होता है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड कर लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार से। नाउ उनको क्या होता है, वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांटेड टू फर्निश, यू हैव फर्निश्ड एंड दे गॉट इट। लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ और भी जानने का इच्छा होता है कि वो आपके बारे में थोड़ा और जाने। तो उनका एक कस्टमाइज, हर एक कंपनी का ये एक जैसा नहीं होता है। दे आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। आपको नेट पे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जब कभी आप एचआर की तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करिएगा तो यू मे नीड
to develop your own application blank. तो with the help of different designs, different performa, आप अपने लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक डिजाइन कर सकते हैं ये एप्लीकेशन ब्लैंक, और वहां आप अपने एम्प्लॉयज को देते, अपने जो आपके जो कैंडिडेट आते हैं, जो एप्लीकेंट आते हैं, आप उनको देते हैं और बोलते इसको आप भरिए, ठीक है ना। कहीं भी जाते दे विल गिव यू उस एप्लीकेशन ब्लैंक में होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप अपने मन से हो सकता है ना फर्निश करें अपने सीवी में, या जो एक्स्ट्रा जानकारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है आपसे, उसको क्या करता है वो आपसे वहां से निकलवा लेता है। जैसे टाइमिंग, कौन सा टाइम तुम्हें सूट करता है, कौन से फ्लेक्सिबल आपको वर्किंग आवर चाहिए, या फिर आप जो नॉर्मल 9 to 6 का वर्किंग आवर दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। तो ये सब नॉर्मली आप अपने वो सब आपके इसमें नहीं आ सकता है, राइट। आपके सीवी में नहीं भी हो सकता है, जो उनको चाहिए तो वो ले लेंगे। तो आप देखोगे कई बार कि बहुत बार रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होता है, जो आपने ऑलरेडी लिखा है, नाम, पता, एड्रेस, वो सब भी उसमें होता है, बिकॉज टू स्टार्ट विद दे विल आल्सो स्टार्ट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। लेकिन फिर जब भरते जाएंगे तो बीच में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें भी वो आपसे पूछ रहा है जो नॉर्मली आपने वहां पे नहीं मेंशन किया है, एंड दे विल कम टू नो। तो एप्लीकेशन ब्लैंक आपके इंटरव्यू से पहले जो पहला स्टेप होता है, यू एंटर इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, दे विल गिव यू, ये थोड़ा एक टाइम पास भी होता है, ठीक है ना, कि आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, तब तक वो आदमी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेगा कि अब चलो अब इसका इंटरव्यू लेना है, तब तक वो आपका सीवी देखेगा जब तक आप ये एप्लीकेशन भरेंगे। तो इसलिए भी ये दे दिया जाता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ला करके देता है एम्प्लॉयर्स को, और दूसरा दे विल गेट द टाइम टू नो यू थ्रू योर रेज्यूमे, ठीक है ना। आपका रेज्यूमे के से वो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ताकि वो आपके बारे में जानकारी हासिल कर सके और इंटरव्यू आपसे ले सके। तो इसलिए वो एप्लीकेशन ब्लैंक भरवाते हैं, जिसमें आपका पर्सनल जो भी रहता है वो डिस्कस करना होता है, क्वेश्चन के रूप में आपसे लिखा होता है, विल टेक द सुटेबल आंसर। सेकेंड है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। अब प्राइमरी राउंड का इंटरव्यू, पहला राउंड का इंटरव्यू, इस सिचुएशन में भी एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे भी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में वैसे कैंडिडेट को सबसे पहले एलिमिनेट क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो बिल्कुल भी सेंसलेस होते हैं, जिनको अब ठीक है दे आर ग्रेजुएट, लेकिन हमको ग्रेजुएट हमने डाला था, पर मान लो सपोज करो हमें साइंस ग्रेजुएट चाहिए, या हमें केमिस्ट के लिए हम या फार्मासिस्ट के लिए हमने वो दिया है, वैकेंसी दिया, और हमारे पास जो आ रही है वो फिजिक्स का कोई ग्रेजुएट आ रहा है, या मैथमेटिक्स ग्रेजुएट आ रहा है, या फिर हिस्ट्री, या फिर ज्योग्राफी, या फिर इंग्लिश। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको शॉर्ट वहां पे आसानी से वहां पे यहीं पे इसी राउंड में हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। या फिर वैसे लोग जो आपके मतलब से बिल्कुल भी आपको नहीं सही लगता है, आपको किसी भी तरीके से लगता है कि सही नहीं है, तो इसको किसी भी स्टेज में, डिफरेंट स्टेजेस है, किसी भी स्टेज में आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू राउंड होता है, यहाँ पर मैक्सिमम अनसुटेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सर्टेन नंबर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनको बुलाते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए। अगर हमको टेस्ट लेना होता है, यानी कभी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कभी कुछ रिटन टेस्ट हुआ, या आपका नॉलेज बेस को टेस्ट करने के लिए, प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, आपके हॉबीज और इंटरेस्ट को जान, आपने जो बोल दिया कि आपकी हॉबीज है म्यूजिक, या आपकी हॉबीज है गेम्स, स्पोर्ट्स या कुकिंग, तो एक्चुअली उसमें आप कितना अंदर तक गए हैं, कितना ज्यादा आपने एक्सप्लोर किया है, ये सब जानने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाता है। और कभी कभी इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रहता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब पेशेंस है कि नहीं है, हड़बड़ाहट तो नहीं है, अभी आप अपने क्लाइंट से बहुत हड़बड़ी में या बहुत कम शब्दों में, जैसे कि वो ज्यादा जानना चाह रहा है बट यू आर कटिंग देम, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, आप उनको बीच में कटल कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस तरीके का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कभी कभी होता है। नॉर्मली जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड होता है, राइट। उसके बाद टेस्ट के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं, यहाँ जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो फर्दर अगले पड़ाव में जाएंगे, यहाँ जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो फिर यहीं से वापस चले जाएंगे ना। फाइनल इंटरव्यू में अगेन एक बार आपसे इंटरव्यू लिया था, पहला जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू था वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी ली जाती है, वहां बहुत ज्यादा आपके टेक्निकल पॉइंट को नहीं टच किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है फाइनल इंटरव्यू में वो आपसे टेक्निकल चीजें भी पूछ सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में भी जान सकते हैं, आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंस नाउ दे आर मेकिंग देयर माइंड टू सेलेक्ट यू, ठीक है ना। अब आप उनके आधा
तो आप क्रॉस कर चुके हैं, यानी चांसेस है आपका अब सिलेक्ट हो जाने का। अगर आपने ये फाइनल इंटरव्यू क्रैक हो गया तो यहाँ पे वो आपसे बहुत तरीके का पूछ सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और आपको जानकारी भी दे सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके पॉलिसीज के बारे में, कैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन वो भी देते हैं इस समय आपको। ठीक है, यस मैम। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू के बाद बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपके घर पे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे 2-3 नाम लेंगे कि बता दीजिए आपका कौन यहाँ पे लोकल गार्जियन है या लोकली आपके जान पहचान के कौन है। 1-2 एड्रेस और फोन नंबर लेगी और उससे वो यस मैम, पता यस। करेगी, या फिर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर को फोन करके आपने किस वजह से छोड़ा, आपके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस तो नहीं है, कोई ऐसा डोमेस्टिक इंक्वायरी तो नहीं बैठा हुआ था, कुछ आपने कुछ गलत कंडक्ट तो नहीं है आपका, ये सब जानने की कोशिश करता है। अगर ये सब आपके फेवर में आया, ठीक ठाक निकला, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो आपने, इवन इफ आपने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, आपने इंटरव्यू दोनों राउंड में अच्छा किया है, फिर भी आपके रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका जो पुलिस रिकॉर्ड है वो क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव है या नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी कर लिया जाता है। बहुत बार पुलिस वेरिफिकेशन तब ज्यादा किया जाता है जब आपको किसी फॉरेन ऑफसाइट के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, फॉरेन आपको भेजने वाली है, तो ये सब चीज सेलेक्ट कर करके कर लिया जाता है ना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन ये होता है कि आप अभी तक ठीक है या नहीं। ठीक है, जो भी आपका फिजिकल और आपका मेंटल स्टेटिक होना चाहिए वो उस तरीके से है कि नहीं है कि आप काम को कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेडिकली कुछ खास बड़ा इशू नहीं रहा तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। मेडिकल नॉर्मली समझो, मेडिकल वेडिकल के समय जब होता है तो समझ लो कि 80% और 85% ऑफ द हर्डल्स हैव बीन ऑलरेडी ओवर कम। ठीक है, उसके बाद मेडिकल में अगर आप अनफिट निकले तो रिजेक्शन हो सकता है, वो भी वैसा अनफिट जो उस काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होना ही चाहिए। अगर आपको वो काम करना है तो कम से कम आपको इस काम के लिए होना ही चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे फिट निकले तो यू विल गेट सेलेक्टेड, अदरवाइज अगर बहुत कम होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, आप उस काम को करने के लिए वो चीज होनी चाहिए और वो चीज यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एंड देन फाइनली इतना सब टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट आपको ऑफर लेटर मैम दे मेडिकल वाला देते हैं। प्रोसेस तो मैम प्राइवेट सेक्टर में नहीं ना होता होगा मैम? होता है, होता है, तो मेडिकल प्रोसेस होता है? प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करें। जैसे मर्चेंट कि मर्चेंट नेवी का ले सकते हैं मैम एग्जांपल। नहीं वो सब में किसी तो भी होता है, बैंक वो में सब भी, मुझे वो तो इवन मालूम है। सही है, वो तो अच्छा देखो, नेसेसरी है। एचडीएफसी बैंक क्या थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बट दे गो बैंक थ्रू में मेडिकल होता है ना? मेडिकल चेकअप। यस, इंटायर मेडिकल चेकअप, वो अपने खर्चे पे आपका पूरा चेकअप करवाती है तब जाकर के लेती है। ठीक है ना, वो पूरा होता है। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी नहीं है, कोई छोटा मोटा है, फर्म है, तो फिर ठीक है, टू स्टार्ट विद। अच्छा ठीक है, मैं अभी छोटा मोटा बोलूं तो मैं मुंह बहुत बना के बोल रही हूँ, बट मेरी एक बात याद रखना कि टू स्टार्ट विद, नेवर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी छोटी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज है या मिसएडवांटेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कभी कभी छोटी कंपनी में काम करके आप ज्यादा सीख पाते हैं इन कंपैरिजन टू बड़ी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपका रोल डिफाइंड होगा, वहां पे सब कुछ बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होता है और आपका बहुत ज्यादा रोल कन्फाइंड रहेगा, आपको सिर्फ वही काम करने को मिलेगा। वाइल अगर आप किसी न्यू स्टार्टअप कंपनी में है, किसी छोटी कंपनी में गए हैं और अगर आप में टैलेंट है तो इतना ज्यादा टच में रहते हैं ना आप सीनियर सीनियर लोगों के, जो उसके एमडी हैं, जो उसके टॉप पोजीशंस पे लोग काम करें, उनके इतना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं कि आपका प्रमोशन और आपके जो दायरा है आपके काम का, वो देखिए अगर हम हर साल बढ़ता चला जाता है, आपको बहुत ज्यादा कुछ काम करने को मौका मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। वहां कुछ बहुत ज्यादा रोल इतना स्पेसिफाइड नहीं रहता, भले ही आपको एक रोल के लिए लिया गया, लेकिन अगर उनमें आप में पोटेंशियल दिखता है तो दे विल इजिली शिफ्ट यू टुवर्ड्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ और काम दे सकते हैं। तो वहां पे अगर आप होनहार हैं और अगर आपने किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है तो आपका ग्रो करना तय है। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया है तो भी ग्रोथ होगा, लेकिन आपका जो रोल होगा ना बहुत डिफाइंड होता चले जाएगा। आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते चले जाइएगा एक फील्ड में और दूसरे फील्ड से बहुत कटते चले जाएगा। वो आपको सब काम करने का मौका इतना आसानी से नहीं देते जितनी आसानी से छोटी कंपनीज आपको ऑफर कर देती है। ठीक है, तो वहां एक्सप्लोर करने के लिए, इनोवेटिव
होने के लिए बहुत सारा आपके पास स्कोप होता है। इसीलिए अगर अगर किसी का छोटी कंपनी यानी कि कोई न्यू स्टार्टअप कंपनी है, बहुत 15 by 30 स्क्वायर फीट के बिल्डिंग में कोई एक छोटा सा कंपनी जिसका कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, इसी में काम कर रहा है, पर उसमें आपका सिलेक्शन हुआ तो डोंट बी डिस्करेज्ड, क्योंकि वहां पे आपको दूसरे तरीके के बेनिफिट है जो ज्यादा मिलता है। ठीक है, एंड मैंने वो दोनों बेनिफिट को फील किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है ना, यस एक तरफ बहुत Yes. कॉर्पोरेट जहाँ बहुत ज्यादा नियम कानून से काम चल Yes, रहा है, ma'am. हाँ, उसको भी मैंने देखा है, और एक लिमिटेड स्कोप वाला जो एक कंपनी था जहाँ पे मैंने बहुत कुछ किया और बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे मिला, वो भी मैंने काम किया है। तो ये दोनों का फर्क होता है, एंड नेवर ऐसे कुछ नहीं, मुंह नहीं बनाना चाहिए ऐसे जैसे मैंने मुंह बनाया। सही बात है मैम, शुरुआत छोटे मैंने से ही मुंह, करना चाहिए मैम। अगर वो होती है तो अच्छी बात है, आपका जो सीखने का दायरा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बात है। तो ये फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, और इतना होने, हाँ, तो अभी तो मैं ये बात तो गई कैसे थी बड़ी और छोटी कंपनी को जो मैंने डिफाइन करना शुरू किया था, उसका बेसिस यह था कि मेडिकल चेकअप, तो मेडिकल चेकअप हर एक प्राइवेट सेक्टर में जो कि काफी रिनाउंड कंपनी है वो लेकर के ही करती है। ठीक है, वाइल जो थोड़ी नहीं पता स्टार्टअप था मैम, कंपनी है, गवर्नमेंट करता है इतना पता था, नहीं लेकिन नहीं प्राइवेट करती है, सेक्टर भी करती है, करेगा। ठीक है, करती है। ठीक है ना, अगर आप किसी भी अच्छे कंपनी में ज्वाइन, लेकिन कोई बड़ी स्टार्टअप कंपनी कंपनी है वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती है, क्योंकि इस पे भी हर डॉक्टर्स को, क्लिनिक को, उनको पेमेंट करना पड़ता है, हर एक टेस्ट के ऊपर वो पैसा देती है, भले ही थोड़ा उनको सस्ता पड़ता होगा क्योंकि वो बल्क में करवाते होंगे, सारे ज्वाइनीज का मेडिकल चेकअप होता होगा तो थोड़ा सस्ता होता होगा, लेकिन ये सारे उन्हीं के कॉस्ट पे होता है, इसीलिए स्टार्टअप कंपनी कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, Yes. ma'am. ओके, तो इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझा दी जाती है, आपके ऑफर लेटर में आपका पोजीशन, आपका टाइम, आपकी सैलरी, आपका क्या पर्क्स अलाउंसेस मिलेगा, सब कुछ मेंशन रहता है। यू साइन दैट ऑफर लेटर, वन कॉपी विल बी केप्ट विद यू ओनली एंड अनदर कॉपी यू हैव टू रिटर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आपके एम्प्लॉयमेंट फाइल में लगा देते हैं, और उस दिन से आपका वहां पे हिसाब किताब शुरू हो जाता है। ठीक है ना, this is how the selection process get completed, मैम right? मेडिकल अब चेकअप जब होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उस बेसिस पे भी रिजेक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है, मैंने कहा ना कि बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन होगा, लेकिन अगर आपने सपोज करो कि कोई ऐसा प्रॉब्लम पाया गया जो उस काम को करने के लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं होना चाहिए, Major है। मैं एक, मतलब हाँ, तो ऐसा अगर वो प्रॉब्लम हो जो उन काम को करने में इफेक्ट डाले। बिल्कुल, अगर आप में कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम आ गया जो उस काम को कैरी आउट करने में प्रॉब्लम करेगा, तो फिर वहां पे आपका रिजेक्शन हो सकता है, Rejection अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में Yes, ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि आप में वही प्रॉब्लम आ जाए, खासकर डिफेंस वगैरह में तो मेडिकल में बहुत ज्यादा रिजेक्शन Defense होता है। में है। ठीक है ना, Yes, रेलवे में बहुत यस ज्यादा रिजेक्शन होता है, वहाँ तो लेकिन बहुत हर जगह होता है ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी कुछ ऐसा मेजर अगर प्रॉब्लम नहीं पाया गया तो नॉर्मली रिजेक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेडिकल टेस्ट कराते हैं इसीलिए है कि अगर इस तरह कोई मेजर प्रॉब्लम होगा आप पे तो वो आपको वहीं पे रोक देंगे। ठीक है ना, यस अब सिलेक्शन, मैम हाँ बोलिए। मैम वीकनेस हाँ में क्या बताना चाहिए मैम? अच्छा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में क्या बताना चाहिए, ठीक है, मैं आपको भी एक क्लू देती हूँ। वीकनेस हमेशा ऐसा बताना चाहिए जिससे कभी भी उस काम का डायरेक्ट रिलेशन ना हो। ठीक है ना, आप बहुत इमोशनल है, ठीक है, क्या इमोशनल बहुत है ना, तो आप हो सकता है कस्टमर के साथ बिना पैसा लिए उनको पैसा सामान दे दे, अच्छा ठीक है आप बाद में हमको दे दीजिएगा, कंपनी डूब जाएगी, इतना इमोशनल नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे कि हम बहुत इमोशनल हैं, तो ये वीकनेस नहीं काम करेगा, ना ही ये स्ट्रेंथ काम करेगा, ये उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। आपकी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो। ठीक है, यू आर वेरी फूडी, ठीक है ना, मेरा वीकनेस है फूड, कोई बात नहीं, खाओ अपना मन भर के खाओ यार, पेट भर के खाओ, हमारे जेब से थोड़ी ना खाते हो, क्या खाते हो, हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीकनेस आपका है तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जहां तक आपका मैंने दिया था अपना वीकनेस बैड हैंड राइटिंग, ठीक है ना, बैड हैंड राइटिंग मेरा वीकनेस था, तो ठीक है ना, मेरे बैड हैंड राइटिंग से एचडीएफसी का क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, वो तो मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसे भी तो उसका जो भी काम कर रही हूँ मैं टाइपिंग करके कर रही हूँ, ठीक है, Yes. एप्लीकेशन लिख रही हूँ, तो म्यूट करेंगे खुद को।
अगर किसी को ऑफर लेटर दे रहे हैं तो हम टाइप करके दे रहे हैं, तो मेरे बैड हैंड राइटिंग से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसको ले लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। यानी आपका वीकनेस ऐसा होना चाहिए जो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे, ठीक है ना, आप तक है तो मैम वीकनेस चलेगा। भी आर्टिफिशियल होना चाहिए, बनावटी बताना होगा। बिल्कुल, आप बनाओ, ये दुनिया बनावटी है, कहाँ हो तुम मनीषा, ठीक है ना, यस मैम। बनावटी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, यू हरीशन हैव नहीं टू बन बी। हाँ नहीं, हरीशन नहीं बनना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बनावटी तो होना ही पड़ेगा। बनावटी भी हो और यस ठीक है, मैम। वो इतना हल्का फुल्का हो, ठीक है ना, उनके बिजनेस को वो इम्पैक्ट ना करे, इस तरीके का हमेशा ध्यान रखो। अभी मैंने बोला फूडी होना वीकनेस हो सकता है कि जहाँ कहीं भी खाना देखता हूँ रुक करके खाने लगता हूँ, ठीक है ना, या फिर मेरी वीकनेस है, चलेगा, उससे आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हैंड राइटिंग खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इफ यू आर टॉकेटिव, चलेगा, ठीक है ना, आप टॉकेटिव है, इनफैक्ट आप अपने वीकनेस में लिख रहे हैं, लेकिन समहाउ अगर आप कस्टमर और क्लाइंट ओरिएंटेड आपका बेस हुआ, आपका काम हुआ, तो कभी ना कभी काम ही आ जाएगा कि आप कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा टॉकेटिव है तो उनको अच्छे से बात कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी टॉकेटिव है, ठीक है ना, बोर करने वाला टॉकेटिव नहीं चाहिए उनको, राइट, तो ऐसा चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके का वीकनेस चलेगा। थोड़ा और सोचना ऋतिक इसके बारे में, मैंने इससे ज्यादा नहीं सोचा था, या फिर मैं आगे सोच के यस मैम। बताऊंगी, लेकिन आप लोग भी सोचिएगा कि और क्या क्या वीकनेस हो सकता है, स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है, या फिर आप लोग एक काम करें, मैम अगले ये हो क्लास सकता के है लिए क्या? नेक्स्ट, हाँ बोलिए बोलिए ऋतिक। मैम ये वीकनेस हो सकता है मैम, सम टाइम आई नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव पीपल, सम टाइम आई नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव पीपल, हो आई सकता है नेगेटिव मैम। फ्रॉम नेगेटिव पीपल ना, कोई सेंस नहीं बना, थोड़ा ठीक से बोलो इसको। समटाइम्स आई बिकम नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव पीपल, या समटाइम्स आई यस आई मैम। एम नेगेटिव फॉर नेगेटिव पीपल, है ना, मैं नेगेटिव लोगों के लिए नेगेटिव हो जाता हूँ। इतना ज्यादा फ्लैट और इतना ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द ऑर्गेनाइजेशन यू मे बी गॉट सो मेनी नेगेटिव पीपल। सबसे ज्यादा तो यस नेगेटिविटी बॉस के साथ ही होनी शुरू हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि आपको बॉस ही सबसे नेगेटिव लोग दिखने लगेगा, ठीक है ना, तो आप ये बात कैसे बोल दोगे कि मैं नेगेटिव, अरे वो आप उसमें इतने नेगेटिविटी आपको दिखेगी और उसको आप में इतनी नेगेटिविटी दिखेगी कि मत पूछिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सब बातें नहीं बोलना होता, ठीक है ना, सिंपल हल्का फुल्का नेगेटिव चीजें जो आप में है, जो चीज आप में है, वो आप बस बताइए उनको, ठीक है ना, समझ में आई, ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा, क्योंकि यस मैम। निगेटिविटी हो सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके कस्टमर्स में, उनके सप्लायर्स में, बहुत लोग हैं जो आपको सही नहीं लगे, जिनसे आपको निगेटिव वाइब्स मिले, लेकिन बिजनेस करना है उनके साथ, उनको बेचना है सामान, उनसे लेना है सामान, तो आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप में जो इंटरपर्सनल स्किल है ऐसी होनी चाहिए कि निगेटिव पीपल के साथ भी मैं काम निकाल लूंगी सर, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कैसे भी लोग आप मुझे दे दीजिए, आई विल क्रैक द डील, ठीक है ना, ऐसे लोगों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, थोड़ा सोचना यस मैम। नेगेटिव यस एस्पेक्ट्स मैम। के बारे में, ठीक है, और थोड़ा अभी के लिए, मैं कल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मंडे, ठीक है ना, मंडे के लिए एक एक्सरसाइज दे देती हूँ आप सबको, जस्ट मेक योर ओन स्वॉट एनालिसिस, SWOT। अब तो आपको पता है ये SWOT क्या होता है, यस मैम। यस मैम। स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत ज्यादा नहीं भी काम करेगा आपको, फिर भी अगर आप एक एक लाइन में इसको मेंशन करना चाहे तो, लेकिन अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में आप जरूर लिख के लाइए, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मैम रियल या कंटेम्पलेट करना आर्टिफिशियल? पड़ेगा। सिर्फ अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे अनिशा आप रियल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से लिखिए कि आपका रियल वीकनेस भी आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करे, क्योंकि यहाँ क्या है, बाद में आपको सीवी बनाना होगा, तो आपको उस पर ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ यहाँ कंटेम्पलेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक, ऐसे नहीं होगा कि कहीं रेडीमेड आंसर मिलेगा या किसी से आप पूछेंगे और लिख देंगे, इट हैव टू बी ओरिजिनल, ठीक है ना, और आपका अपना होना चाहिए, राइट, और उसको इतना स्किलफुली आप प्रेजेंट, आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट है ना, अपने नेगेटिविटी को भी ऐसे मैनेज कर लीजिए कि एकदम लगे नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव लगे कि लगे। ये तो पॉजिटिविटी यस है, मैम। राइट, तो वैसे मैनेज यस करना मैम। है, तो जस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है,
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा था कि डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिल्कुल, डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। व्हाई ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस? क्योंकि ये इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करने के पर्पज से दिया जाता है। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो सपोज करो कि आपको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको फ्रंट डेस्क संभालना है, ठीक है ना। जो भी इंक्वायरीज आते हैं, जो भी लोग आते हैं, सबसे पहले आपसे मिलते हैं, आपसे इंक्वायरी करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि आप बैंक में देखते होंगे आप लोग, कभी प्राइवेट बैंक जाइएगा तो देखिएगा वेलकम डेस्क रहता है, वेलकम डेस्क, है ना। Yes, ma'am. वेलकम डेस्क मीन्स और मे आई Yes, हेल्प ma'am. यू काइंड ऑफ डेस्क। ये क्या होता है? दे आर Yes, ऑल्सो ma'am. द पीपल, दे हैव ऑल द आइडिया अबाउट द बैंकिंग थिंग्स एंड दे विल गिव यू द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो ऐसे जगह के लिए आपको ट्रेनिंग देना है। तो आपको क्या ट्रेनिंग? तो आपको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि कितना तक आप कितना तक आप निकाल सकते हैं, कितना तक विड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप जमा कर सकते हैं, एटीएम पिन फंसने के बाद क्या होना चाहिए, जो बेसिक एक चीजें हैं वो आपको सारा कुछ वो बता देगी। क्योंकि जब एम्प्लॉय आप कोई कस्टमर आपके पास आए तो आप उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सके, मैक्सिमम आप उनको बता सके, ताकि उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना कम टाइम में आप उनको सेटिस्फाई कर दीजिएगा उतना अच्छा माना जाएगा वो आपके परफॉर्मेंस के लिए। समझ में Yes. आया? एंड मैम ट्रेनिंग को ये yes, भी ma'am. बोल सकते हैं पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। बिल्कुल, तो अभी जो ट्रेनिंग हम आपको जो एग्जांपल दे रहे हैं कि वेलकम डेस्क के लिए मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, Yes, यू आर अ पर्सनल बैंकर, लेकिन टू स्टार्ट विथ यू हैव बीन गिवन द वेलकम डेस्क, ठीक है ना। तो अब आपको वहां के बेसिस पे वहां जितने नॉलेज की जरूरत है वो आपको दे दिया जाएगा। वहां जो जो टर्म्स जानना चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। किस आदमी को वहां से फाइनली और आगे कहाँ डाइवर्ट करें। अगर कैश रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप किधर डाइवर्ट करेंगे, अगर ऑपरेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई वो बहुत बड़ा कस्टमर है तो किससे मिलने के लिए भेजेंगे। ये सारा आपको पता होना चाहिए अपने ब्रांच का हायरार्की की कैसे कस्टमर को कहाँ पर भेजना और कैसा आंसर देना है। तो ये इमीडिएट के लिए आपको 15 दिन का ट्रेनिंग सफिशियंट है ना। इस yes, ma'am. जानकारी के लिए अगर आपको 15 दिन की Got ट्रेनिंग दे it. दी ना फॉर यू, और आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हुआ, ये अभी इमीडिएट आपकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर जॉब, जो आपको नॉलेज चाहिए था और जो कम्युनिकेशन आप में होना चाहिए, जो इंटरपर्सनल स्किल आपको कोई। अच्छा, आप ये मत समझिए कि सारे जो कस्टमर्स आएंगे आपके सामने वो बहुत पोलाइट और बहुत डिसिप्लिन्ड, वो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी कई बार बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं और बहुत गुस्से में आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। तो मैं ये भी ट्रेनिंग वो आपको देते हैं कि आप कैसे इस गुस्से को बेयर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं उतने ही गुस्से के साथ, राइट। उतने ही Yes, गुस्से के साथ आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। तो आपको एकदम दिल पे नहीं लेना है, समझ लो कि जितना कुछ बोल रहा है ना बैंक को बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप इसको एकदम दिल पे ना ले और एकदम उनसे लड़ने ना लगे। क्योंकि एक एक कस्टमर, खासकर ये बैंकिंग सेक्टर में या इस तरह के सर्विस सेक्टर में भगवान कस्टमर देखिए, हाँ, और आप उनको नहीं रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो मैंने देखा है ऐसे कई सारे लोगों को देखा है अपने आसपास में कि लोग बोलते रहते हैं, ठीक है ना, गालियां देते रहते हैं। गालियां मिलता है ऐसी गालियां नहीं जैसे हम आप लोग जानते हैं, तो Yes, ma'am. सॉर्ट ऑफ गालियां, ठीक है ना, कि थोड़ा सा वो अभद्र लगता है सुनने में, वो आपके लिए थोड़ा सा yes. Words इंसल्टेटिव ऐसे लैंग्वेज, होते हैं जो हाँ English इंसल्टिव में लैंग्वेज हो सकता है। नहीं नहीं, नॉट इंग्लिश, इंसल्टिव हो सकता है कि क्या काम करते हो तुम लोग, बैठे रहते हो, कुछ होता नहीं है। ये भी एक yes, तरीके का एब्यूसिव है ना, बट ठीक है, insult कर आपको झेलना है। आप भले ही वहां पे 8 बजे तक काम करते हैं, लेकिन कस्टमर अगर ये बोल रहा है, यू डोंट नीड टू गिव रिप्लाई देम, ठीक है ना। ठीक, आप काम, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आंख गरा लीजिए अपने कीबोर्ड में और काम करना शुरू कर दीजिए, इग्नोर ही, इतना भी बहुत है। इससे ज्यादा आप उनके साथ इनडिसिप्लिन वे में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। देख, जैसे तुम लोग देखते होगे एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बी पोलाइट विद ऑल द पैसेंजर्स। भले ही वो पैसेंजर्स आपके साथ थोड़ा गलत भी कर रहा है, लेकिन यू हैव टू बी पोलाइट। अगर आपको डांटना भी है तो पोलाइट वे में जाकर उनको ऐसी बातें कहिए ताकि उनको समझ में आ जाए और वो बिहेव प्रॉपर्ली करने लगे, राइट। yes yes ma'am तो ये yes, सब ma'am. ट्रेनिंग का कमाल है, ठीक है ना। yes ma'am तो ये ट्रेनिंग जो होता है वो आपके काम के पर्पस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज शॉर्ट टर्म और बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होता है, राइट। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के साथ ही आपको 1 हफ्ते का 15 दिन का ट्रेनिंग दे दिया जाता है, यानी आपकी नॉलेज आपको इतना दे दिया जाता है ताकि आप उस काम को हैंडल कर सको, राइट। अभी देखो ट्रेनिंग में फ्लिपो कंटेंट्स दैट
ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी भी काम को करने के लिए जो नॉलेज और स्किल्स होना चाहिए उसको ऑलरेडी वो आपके पास है, बस उसको थोड़ा सा और अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपसे काम करवाना चाहता है उस तरीके से वो आपको ट्रेन कर देता है ताकि आप उस काम को उस तरीके से जस्टिफाई कर सके। ठीक है? यस मैम। नाउ एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एम्ड एट फुलफिलिंग द फॉलोइंग पर्पसेस। जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो किसी न किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए होता है। देखो, हो सकता है कि हमारा क्लास यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाए 3-4 मिनट के बाद, तो एवरीबडी विल ज्वाइन अगेन। मैं अटेंडेंस अभी लिया नहीं और मैं लूंगी भी नहीं क्योंकि बीच में ही चला जाएगा। यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। Okay, तो ma'am. आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ ओके Okay. Okay, ma'am. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स देखिए, इतना सारा जो हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में खर्चा किया था, तो ऐसे थोड़ी ना किसी को उठा कर लेके आए थे। ऑलरेडी हमने देखा था कि उसमें ये कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, इस काम को वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन उसको थोड़ा और ब्रश अप करने के लिए, राइट, थोड़ा और उसको शाइन करने के लिए, थोड़ा और उसको अपने तरीके का बनाने के लिए, एडप्टिव, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ देखो कैसे होता है, यहाँ हम कैसे डील करते हैं। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ये तरीका होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये फॉलो किया जाता है, तो आप इस तरीके का उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है? जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। आप में ऑलरेडी वो सारे टैलेंट है जो हमें चाहिए थी, लेकिन उस टैलेंट को हम थोड़ा और ब्रश अप करके और अपने काम का बना लेते हैं। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी लॉट प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। क्वालिटी ऑफ होगा, ये मेरे ख्याल से गलत हो गया है मिसप्रिंट लिखने में। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रिक्रूट किए गए हो तो आपको कैसा होगा, कुछ दिन तक प्रोडक्शन वाला जो बेल्ट है वहां पे आपको घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा, डिफरेंट वर्क स्टेशन पे आपको भेजा जाएगा टू ऑब्जर्व कि लोग कैसे काम करते हैं, सो दैट कि आप भी उसी तरीके का क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम कर सकिए। वहां पे आपकी वजह से, आप न्यू हैं और आपकी वजह से क्वालिटी में कोई डिटेरियोरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? Yes, तो इसलिए आपको, उसलिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द फ्यूचर पर्सनल नीड्स। ठीक है, अब आप फर्दर, अभी ठीक है, अभी के काम करने के लिए हमने आपको ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन बाद में देखते होंगे जब किसी का ट्रांसफर किया जाता है, जब किसी को प्रमोशन दिया जाता है, तो भी उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो जॉब रोल है वो चेंज होने वाला है। अब जो आपका काम है, जो आपका रोल होगा वो बदल जाएगा, तो उस काम को करने के लिए अब आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं फर्दर, ताकि आप फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके। जब हम आपको प्रमोट करके मैनेजरियल लेवल पे भेजेंगे तो आप वहां पे कैसे बात करिएगा, वहां जो आपका तौर तरीका, जो टेन्योर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा अभी से। ठीक है? इसलिए फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है? समय समय पर। टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। अच्छा, हेल्थ ऑफ वर्कर्स वगैरह ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपको बैंक में नहीं मिलेगी, ये ट्रेनिंग आपको आईटी कंपनी में मिल भी सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है वहां पे। ठीक है? तो वहां पे वो आपको रिक्रिएशन का बहुत ज्यादा, किस टाइप का ट्रेनिंग होता हेल्थ ट्रेनिंग, हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग ज्यादातर वहां दी जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो, जैसे कि वैसे लोग जो बहुत -डिग्री टेम्परेचर या बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, ठीक है ना, या जहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है। देखो, थोड़ी देर तुम्हारे पास कोई घिसे स्टील के साथ स्टील बर्तन, तो कितना ज्यादा दिमाग yes, ma'am. खटकता है ना। है? स्ट्रेस होता है। आपको किसी ऐसे मैम, कंपनी में काम करना है जहां मेटल का काम ही हो रहा है, तो हमेशा ये टन 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 आवाज आता रहेगा। यू हैव बीन ट्रेन कि कैसे आप इस स्ट्रेस से बचें। ठीक है ना? आप कौन कौन से ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इसका असर आपके ब्रेन पे, आपके सेहत पे कम होगा। कहीं कुछ मान लो पटाखा वाला तुम लोग देखते होगे कि वहां पे बच्चों के लिए बहुत हैजार्डस होता है, क्योंकि वो इनहेल करते हैं वो सारे यस तो वहां पे अगर वैसा कोई फैक्ट्री है, वो अपने वर्कर्स को मैम, ये ट्रेन गौरव वेटिंग में है। आप, अच्छा, वो कैसे अपने आप को कवर अप करके आए, कैसे वहां पे काम करे, ताकि उसको जो वहां से होने वाले जो हेल्थ हजार्ड है वो उसको वो मिनिमाइज कर सके। समझ में आया ट्रेनिंग का मतलब? इसीलिए हम बोलते जब एक सेकेंड, मैम गौरव। हाँ मैंने कर लिया। ठीक है।
तो समझ में आया कैसे है। अच्छा ठीक है, कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको क्या, अच्छा तुम लोग देखते होगे सड़क पे एक ऐसा जैकेट पहन के लोग काम करते हैं जिसमें सिल्वर Yes, लाइनिंग हो,